कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया हुआ होगा बच्चा, आज हम लोग किसके विषय में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के विषय में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा नर्वस सिस्टम को। आइए तो फिर बात करते हैं बच्चा नर्वस सिस्टम। सबका प्रणाम स्वीकार है भाई, सबको बहुत बहुत प्रणाम है आप सभी लोगों को। आइए तो बात करते हैं बच्चा आज किसके विषय में, नर्वस सिस्टम के विषय में। नर्वस सिस्टम, जिसको कि क्या बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो बात करें कि ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपके शरीर के अंदर अलग अलग गतिविधियां हैं। आप चीज़ों के विषय में सोचते हैं, आप बोलते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, या शरीर के विभिन्न अंगों के बीच क्या हो जाता है, अलग अलग सोचिए, शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य है। आपके जो हृदय है ये रक्त को पंप करता है, आपके फेफड़े ऑक्सीजन को गैदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आपकी किडनी जो है बच्चों ये क्या करती है, यूरिया का फिल्टरेशन करती है। लेकिन सोचिए इन सभी अंगों को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, इन सभी को नियंत्रित करने वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का तात्पर्य क्या है, हमारे शरीर का वह तंत्र जो हमारे को चीज़ों को सोचने, समझने, याद रखने, विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाने, ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। इस तंत्र को, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए परिभाषित कर रहा हूं कि तंत्रिका तंत्र क्या हो गया बच्चा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र को नोट करेंगे। हमारे शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने, चीजों को याद रखने, हमारे शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने, चीजों को याद रखने, साथ ही साथ विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाकर रखने का कार्य करता है, बनाकर रखने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है, जी बिल्कुल पहली ही स्लाइड है कुमारी जी, ये बिल्कुल पहली स्लाइड है। हमने कहा द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी which help in thinking, understanding, remembering, as well as coordinating between different organs, is called नर्वस सिस्टम। तो शरीर की तमाम जितनी भी गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को
नियंत्रित एवं समन्वयित करने का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य जो सिस्टम करता है बच्चा, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए बच्चा कि ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम के को हम लोग किस तरीके से सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो बात हम लोग करें पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र के भागों के विषय में बात करें बच्चा, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के भाग। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है बालक, यस बिल्कुल, जो आपका नर्वस सिस्टम है बच्चा, इस नर्वस सिस्टम को हमने कितने में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इसके 3 भाग हो जाते हैं। एक जो है, जो सबसे प्रमुख है और जिसको आपको ध्यान में रख लेना है, ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसको बोलते हैं बच्चा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? CNS बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यस, 3 भाग हो जाते हैं इसका लक्षित। दूसरा जो है इसका, ये कहलाता है बच्चा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? PNS बोल देते हैं। और तीसरा जो होता है, ये तीसरा क्या कहलाता है बच्चा? ये कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तीसरा जो है ये कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं स्वायत्त या फिर स्वतंत्र, स्वायत्त बोलिए या स्वतंत्र बोलिए, स्वायत्त या फिर स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोल देते हैं बच्चा? ANS बोल देते हैं। तो शॉर्ट में आप ध्यान में रख सकते हैं CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से जो आपका तंत्रिका तंत्र है बालक, इस तंत्रिका तंत्र को हम लोग इन 3 भागों में बांटते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग किस वजह से होती है? शिवानी जी ध्यान में रखा कीजिए, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, ये रक्त को ले चलने का कार्य कौन करता है? धमनियां करती है। तो कई बार क्या हो जाता है, धमनियों के अंदर दबाव बढ़ने के कारण धमनियां फट जाती है, और धमनियां अगर फट जाएगी, वो चाहे ब्रेन में हो चाहे किसी भी भाग में हो, तो उसके कारण क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग किसके कारण होता है? आर्टरीज के फटने के कारण हो जाता है। तो ब्लड का प्रेशर वगैरह चेंज हो जाएगा, तो इस केसेस में हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में ये रखा कीजिए कि ये हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया बच्चा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस में रखना है? आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। यही आपके सिलेबस में दिया गया हुआ है, CNS के विषय में दिया गया हुआ है। तो आइए बात करते हैं बच्चा किसके विषय में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विषय में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है बालक? तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग, ध्यान में रखा कीजिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो हमारे संपूर्ण शरीर के साथ साथ खुद तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण बना के रखता है। यस, पूरे बॉडी के साथ साथ। एक बात बताइए, पूरे बॉडी को कौन कर रहा हुआ है मैनेज?
नर्वस सिस्टम को भी तो मैनेज करने वाला कोई चाहिए। तो पूरे बॉडी के साथ साथ नर्वस सिस्टम इटसेल्फ खुद को भी मैनेज करके रखता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम हो गया जो पूरे बॉडी के साथ साथ तंत्रिका तंत्र को भी मैनेज करके रखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अंश भाई, ठीक है, आपके एमसीक्यू का आंसर मिल जाएगा। भाई साहब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, उसका आंसर नहीं बना पाए आप, कोई बात नहीं है, चलिए उसका दे दूंगा, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा कि तंत्र शरीर के साथ जो संपूर्ण शरीर के साथ तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम which control the whole body as well as nervous system itself is called central nervous system. Central nervous system. तो जो क्या कर रहा है, पूरे तंत्रिका तंत्र के साथ साथ खुद, पूरे शरीर के साथ साथ खुद तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर रहा है, ये क्या कहलाता है आपके पास? सीएनएस कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया लक्षित। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना हुआ होता है जी, क्रेनियम होता है, मेनिंजेस होते हैं, बिल्कुल ये सभी बातें करेंगे, वश हम सारी बातें करेंगे इसके विषय में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसको जब बंटवारा करते हैं तो इसके कितने भाग होते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं मस्तिष्क और दूसरे को बोलते हैं मेरुरज्जु। ध्यान में रखा कीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? मस्तिष्क है, और दूसरा भाग क्या है? मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ central nervous system. The first one is brain and the second one is spinal cord. तो दो भाग हो जाते हैं, एक को बोलते हैं मस्तिष्क और दूसरे को बोलते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, अब एक एक करके सबके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात किसके विषय में करेंगे हम लोग? हेड थोड़े होगा बेटा, हेड नहीं, ब्रेन। ठीक है, सिर के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है बच्चा, सिर के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है। कान भी आपके सिर के अंदर है, फेस भी आपका सिर के अंदर है, नाक भी आपके सिर के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा सिर है, यहाँ से गर्दन से ऊपर पूरा का पूरा सिर है। तो ब्रेन कहोगे, हेड नहीं बोलोगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दो भाग हो जाते हैं। ठीक है सर, कितना प्रतिशत सिलेबस हो गया हुआ है? कृष्ण शर्मा जी,
सभी सिस्टमों के विषय में बात किया जाएगा, सिलेबस के विषय में बात कर लेंगे। तो आप ध्यान में रखा कीजिए पूरी मार्च लगेगी साहब, तो आप अंदाजा कर लीजिए फरवरी है अभी, पूरी मार्च में हम लोग जाकर आखिरी में मार्च लास्ट वीक तक सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। तो अभी तो आपको जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन है वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अलग अलग सारे ऑर्गन के विषय में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर हार्मोनल सिस्टम को पढ़ा, अब आप लोग पढ़ रहे हुए हैं नर्वस सिस्टम को। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बच्चा, इसके बाद डिजीज़ पढ़ेंगे आप लोग, फिर प्लांट फिजियोलॉजी आएगी, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको। तो कई सारे चैप्टर्स हैं अभी, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात अपनी शुरू करते हैं? बात अपनी शुरू करते हैं किससे बच्चा? ब्रेन से बात करते हैं, ठीक है। आइए तो मस्तिष्क से बात करते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क। तो आपको पता है कि सभी चीज़ों को क्या कर जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इन सभी एक्टिविटीज़ को, आप चाहे बात करते हैं सोचने की, आप समझने की, आप बोलने की, आप चलने की, आप लिखने की, आप पढ़ने की, चीज़ों को याद रखने की, विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आप बात करते हैं दृष्टि और श्रवण के लिए, या फिर आप बात करते हैं वोमिटिंग के लिए, आप चीज़ों को निगलते हैं, आप खांसते हैं, आप छींकते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाता है? आपका मस्तिष्क कहलाता है। तो मस्तिष्क जो होता है यह कहाँ कहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्या हो जाता है? सहायक होता है। ध्यान में रखा कीजिए, हम लोग मस्तिष्क के विषय में बात कर रहे हैं। अब मस्तिष्क इतने सारे कार्य कर रहा है बच्चा, तो इस मस्तिष्क के अंदर क्या होगा? सुरक्षा के भी क्या होंगे? इंतजाम होंगे। आप ध्यान में रखा कीजिए कि मस्तिष्क जो होती है ये नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है, और नर्व सेल में 90% भाग जो होता है वो नर्व सेल की बनी होती है, 10% जो होता है वो गीलियल कोशिका की बनी होती है, गीलियल सेल की बनी होती है। तो 90% जो भाग होता है आपके मस्तिष्क का, इसमें किसी तरीके का सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है? इसके सुरक्षा के तमाम के अंदर स्थित होता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस संरचना को बच्चा हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। इसी को आप लोग खोपड़ी भी बोल देते हैं हिंदी में, तो इसको क्रेनियम बोला जाता है। तो बाहर की ओर से एक संरचना के अंदर, कठोर संरचना के अंदर स्थित होता है, जिसको क्रेनियम बोला जाता है। बोन्स, स्केलेटल सिस्टम आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा, ये जो बोन होता है, ये जो आपके पास क्रेनियम होता है, ये क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो आपका क्रेनियम है, जिसके अंदर आपका ब्रेन है, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है बच्चे? 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो 8 हड्डियों से बनी हुई एक संरचना होती है, जिस संरचना को क्या कहा जाता है? क्रेनियम। इसको खोपड़ी भी बोला जाता है हिंदी में। तो उसके अंदर यह स्थित होता है। तो सबसे पहले तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, कि यह बाहर की ओर से मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। इट इज situated inside the cranium। इसके अंदर बच्चा क्रेनियम के अंदर यह स्थित होता है, ठीक है। क्रेनियम के अंदर यह स्थित होता है। बात समझ में आ रही है? और क्या बताया? क्रेनियम जो होता है बालक, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है? ये ध्यान में रखा कीजिएगा। क्रेनियम जो होता है ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। बहुत बढ़िया अभिषेक।
ऑसिपिटल होता है, फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, बिल्कुल ये सारी इसके अंदर हड्डियों की, अभी मैं उतने आप लोगों को चर्चा इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग से स्केलेटल सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है, तो हड्डियों के नाम नहीं बता रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि क्रेनियम जो होती है, क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना होती है। कितने? 8। क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना होती है। 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना होती है। बनी संरचना होती है बच्चा, संरचना होती है। क्रेनियम is consist of cranium is consist of cranium is consisted of 8 bones। तो 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई ये संरचना होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बैक स्लाइड प्लीज। अच्छा तुल देख लो, बैक स्लाइड को देख लो, यहां पर फटाफट नोट कर लो बाबू, इसको फटाफट नोट कर लो। हमने कहा कि बाहर की ओर से एक मस्तिष्क कोश, बाहर की ओर से मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द क्रेनियम, ठीक है। और ये क्रेनियम जो होती है 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना होती है। और इसके अंदर ज्वाइंट्स कौन सा पाया जाता है बच्चा, मुझे बताओ। आपका जो ये क्रेनियम है, जो 8 हड्डियां, तो 8 हड्डियां बच्चा अलग अलग थोड़े है, 8 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इनको जोड़ने वाली जो ज्वाइंट्स है, जो संधि है, इस संधि को किस नाम से जानते हैं बालक? कौन बताएगा मुझे, फटाफट कमेंट करके बताओ। कौन से ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रहता है? मैंने ब्रेन को बताया बाल कृष्णा जी कि ब्रेन जो होता है बाहर से, चूंकि ध्यान में रखा कीजिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, याद रखा कीजिए ब्रेन डैमेज हुआ तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है बालक, इसीलिए इसके सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हुए हैं। तो 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना में यह स्थित होता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं, या इसको खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर बात करेंगे भैया, अभी मेरे को पहुंचने तो दो भैया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंचने तो दो, ठीक है। अभी बात कर तो रहा हूं इसके विषय में। ये जो संधि होती है जिससे ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, इसको बोला जाता है सूचर संधि। सूचर संधि, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सूचर संधि कहां पर पाई जाती है, तो सूचर संधि पाई जाती है आपके कंकाल, ये जो क्रेनियम को जोड़ने वाली हड्डियां होती है, इसमें सूचर संधि पाई जाती है। तो मैंने आपको कहा कि क्रेनियम 8 हड्डियों से मिलकर बनी संरचना होती है। क्रेनियम इज कंसिस्टेड ऑफ 8 बोन्स। क्रेनियम में सूचर संधि पाई जाती है। इसको याद कर लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सूचर संधि पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। सूचर, सूचर ज्वाइंट इज फाउंड इन क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है। सूचर, कौन सा? सूचर संधि पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें बच्चा, अब यहां पर एक बात करते हैं और समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया क्रेनियम है और क्रेनियम के अंदर ब्रेन है, ऐसा भी नहीं है। अब क्रेनियम के अंदर जैसे ये संरचना क्या हो गई, मान के चल लीजिए कि ये क्रेनियम हो गई, ये क्या हो गई? क्रेनियम हो गई। तो ऐसा नहीं है कि क्रेनियम के बाद सीधे ब्रेन है। क्रेनियम के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 अलग अलग परतें पाई जाती है, 3 अलग अलग परतों की बनी संरचना पाई जाती है, ठीक है भैया। 3 अलग अलग परतों की बनी संरचना पाई जाती है और इस संरचना के बाद क्या पाया जाता है? ब्रेन पाया जाता है। देखिए सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हुए हैं। ये जो 3 परतें आप देखते हैं क्रेनियम के अंदर होती है, इन 3 परतों को क्या बोला जाता है? मेनिंजेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामूहिक रूप से इनको मेनिंजेस बोला जाता है, ठीक है। मेनिंजेस बोला जाता है। हाँ, 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क कोश 8 हड्डियों, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं रमन भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेन की टोटल स्टडी न्यूरोलॉजी के अंदर होती है। पूरे ब्रेन को नहीं, हम लोग तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी होती है बच्चा, तंत्रिका का जो अध्ययन होता है जिसके अंदर ब्रेन का अध्ययन करते हैं, ये क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है बच्चे, ठीक है।
तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि क्रेनियम के अंदर तीन परतों का एक आवरण पाया जाता है जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है। और देखिए इनकी परतों का अलग अलग नाम है। तो कई बार आपसे क्या कर दिया जाता है बच्चे, इनका नाम पूछ दिया जाता है, इन परतों का नाम पूछ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपस में झगड़ा फसाद मत कीजिए आप सभी के सभी लोग। आप सभी लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है। इसमें जो सबसे बाहरी परत होती है बच्चा, इस बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। मेनिंजेस की जो सबसे बाहरी परत है ये कहलाती है ड्यूरामेटर। जो बीच वाली परत है इसको बोलते हैं अर्केनॉइड बोलते हैं। और जो सबसे अंदरूनी परत है इसको बोलते हैं पायामेटर। तो याद रखिए कीजिए, पायामेटर, अर्केनॉइड और ड्यूरामेटर, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है मेनिंजेस बोला जाता है। ठीक है, मेनिंजेस बोला जाता है। तो यहां पर देखिए हमने कहा कि क्रेनियम के अंदर तीन परतों का एक आवरण पाया जाता है जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। इसकी बाहरी परत को ड्यूरामेटर, मध्य परत को अर्केनॉइड, मध्य परत को अर्केनॉइड तथा अंदरूनी परत को पायामेटर कहा जाता है। ठीक है। Inside the cranium, inside a structure of three layers is found, which is called meninges. The outer layer of meninges is called ड्यूरामेटर। The middle layer is called अर्केनॉइड। The middle layer is called अर्केनॉइड and the inner layer is called पायामेटर। ठीक है। तो इन तीनों लेयरों का मैंने आपको अलग अलग नाम बता दिया। ठीक है, इन तीनों लेयरों का मैंने अलग अलग नाम आप लोगों को बता दिया कि इन तीनों लेयरों का अलग अलग नाम क्या है। ठीक है, ठीक है।
कि ये क्या हो जाता है कि क्रेनियम के अंदर जो 3 परतों का आवरण पाया जाता है, इसकी बाहरी परत कहलाती है ड्यूरामीटर, मध्य परत कहलाती है अर्किनॉइड और सबसे अंदरूनी परत क्या कहलाती है, पायामीटर कहलाती है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं कि ये जो मेनिंजेस हैं और क्रेनियम है, ठीक है भैया, ये जो मेनिंजेस और क्रेनियम है इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, जो शॉक्स होते हैं, बाहरी आघात होते हैं, आउटर शॉक्स होते हैं, आउटर अटैक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। तो पहले तो क्रेनियम बचाता है, इसके बाद मेनिंजेस बचाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो बचाता है। अब चोट बहुत अधिक होगी तभी ब्रेन तक जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के कितने ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि भैया ये ऐसा ऑर्गन है कि ये ख़राब हो गया तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, तो कितने ज़्यादा इसके सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हुए हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहा जाता है, द्रव कहा जाता है, कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। A fluid called cerebrospinal fluid is filled inside the brain, which protect our brain from outer attack, which protect our brain from outer attacks। ठीक है, तो आउटर अटैक से क्या करता है, बचाता है। इंसान अपने दिमाग का कितना प्रतिशत उपयोग कर लेता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हिसाब हो जाता है भैया। सभी व्यक्तियों की IQ लेवल एक जैसी नहीं होती है, तो इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि कितना प्रतिशत कर लिया जाता है। स्टडी कहा जाता है कि मैक्सिमम इंसान अपने ब्रेन का 8% उपयोग करता है, मैक्सिमम ये कहा जाता है, स्टडी कहा जाता है कि एवरेज हिसाब से अगर बात किया जाए तो 8% तक उपयोग कर पाते हैं। तो मस्तिष्क का अलग अलग व्यक्तियों में IQ लेवल अलग अलग होता है बेटा, तो इसका कोई जो होता है आपके पास स्पष्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। क्लियर? क्लियर? चलिए यार, कहां कहां से बकवास करना शुरू कर देते हो। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का औसत भार जो होता है बच्चों, ये 1400 ग्राम के आसपास होता है। हमारे मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम होता है। द एवरेज वेट ऑफ आवर ब्रेन इज 1400 ग्राम। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो
तो ध्यान में रखा कीजिए कि पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मस्तिष्क का आकार जो होता है छोटा होता है। तो अगर महिलाओं में बात किया जाए तो 40-50 ग्राम के आसपास क्या हो जाता है, कम होता है। ध्यान में रखा कीजिए। तो अगर हम पुरुषों में 1400 ग्राम कह रहे हैं तो महिलाओं में 1350 ग्राम कह सकते हैं। हालांकि ब्रेन के भार में कमी होने से इंटेलिजेंस पे, आईक्यू लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क जो है अधिक भारी है तो व्यक्ति अधिक इंटेलिजेंट होगा और अधिक हल्का है तो कम इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो मस्तिष्क होता है, इसका औसत भार जो होता है वो कम होता है। हमारे दिमाग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भैया मेरे को इस तरह का सवाल नहीं मिला हुआ है विशु साहब। मेरे को दो ही बातें पता है कि न्यूरोलॉजी कही जाती है, ब्रेन कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब इसका कोई वैज्ञानिक नाम होगा तो मैंने पढ़ा नहीं है। आप कहते हैं तो मैं ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगा तो आपको सूचित करूंगा साहब। आपको पता है, गूगल कर लीजिए तो आप मुझे भी बता दीजिए, है कि नहीं साहब। चलिए आगे बात करते हैं। तो मस्तिष्क का औसत भार कितना हो गया? 1400 ग्राम के आसपास हो गया। कई बार आपसे मस्तिष्क का औसत आयतन पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चा, मस्तिष्क का औसत आयतन पूछ लिया जाता है। तो मस्तिष्क का औसत आयतन जो होता है ये 1650 मिलीलीटर होता है। तो आयतन अलग चीज है, भार अलग चीज है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि हमारे मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 मिलीलीटर होता है, ठीक है। पूछ लूंगा। अरे मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 मिलीलीटर होता है। The average volume of our brain is 1650 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? 1650 मिलीलीटर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आयतन को मिलीलीटर में कहां से यार, ये विश्व, तू एक बात बता, कहां से प्रश्न बना रहा है यार, कहां से प्रश्न तू बना के लेके आ रहा है भैया? मिलीलीटर में क्यों होता है? आयतन को किस में मापते हैं भैया? आयतन बताओगे, जाके दूध खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो दूध, तेल खरीद के लेके आते हो तो किलो में खरीदते हो कि लीटर में खरीदते हो, पानी खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो, जाके क्या कहते हो कि भैया 5 किलो पानी दे दो, है ना, जाके बोलते हो भैया 5 किलो पानी दे दो, 5 किलो तेल दे दो, है कि नहीं। अरे भैया आयतन जब मापा जाता है तो आयतन को लीटर और मिलीलीटर में ही पाया जाता है। अब रक्त को मापा जाता है तो रक्त भी तो आपको बताया हुआ था कि 5000 से 6000 मिलीलीटर होता है, तो वो क्या हुआ? आयतन ही तो हुआ भैया। ऐसी बात कह रहा कि मिलीलीटर में क्यों मापा जाता है? अरे मेरे भाई कुछ मेरे को ऐसे तो कमेंट किया करो, पता चले एनडीए की तैयारी कर रहे हो यार, बिल्कुल दूध पीते बच्चे के जैसा सवाल करते हो, मस्ती कर रहे हो, मस्तीखोरी कर रहे हो दोस्त, ऐसे काम थोड़े होता है। अब बताओ, अब तो मैं यही समझूंगा कि आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन का विकास नहीं हुआ है बच्चा, अल्प विकसित है ब्रेन। आगे बताऊंगा, सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और जिस व्यक्तियों में सेरिब्रम का आकार औसत आकार से छोटा होता है वो मंदबुद्धि होते हैं। ऐसे सवाल कर रहे हो यार, कमेंट ही बंद करवा दूंगा, कमेंट ही नहीं क्लास में चलेगी, सीधा चुपचाप पढ़ते रहना करना। ऐसे जवाब लिखते हैं यार, कहाँ से आते हैं ऐसे व्यक्ति, मेरे समझ में नहीं आ रहा है भाई। कुछ भी पूछ लोगे, क्लास है तो इसका मतलब कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ये क्या मतलब है? अभिषेक भाई कितने दिन आपकी एज हुई है कि आप कह रहे हुए हैं कि मेल के अंदर हार्ट अटैक सुना है, फीमेल के अंदर हार्ट अटैक नहीं सुना है? मेल और फीमेल दोनों के अंदर हार्ट अटैक होता है। फ्रीक्वेंसी मेल के अंदर होती है क्योंकि फीमेल के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो फीमेल को हार्ट अटैक से भी क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर हार्ट अटैक नहीं होता है बच्चा, ठीक है, ध्यान में रख लेना, आगे सुनने में मिल जाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं बच्चा किसके विषय में, कि ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इस ब्रेन के कितने भाग होते हैं? जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो ब्रेन जो है बच्चा, इसको 3 भागों में बांटा गया हुआ है। इसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ऐसे मत देखना, कई बार आप लोग कहते हो कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन थोड़े है, ये फोरहेड है, ललाट है। ब्रेन की जब भी बात करते हैं इधर से देखो, साइड से देखोगे तब पता चलेगा। ये सबसे आगे वाला जो भाग है ये है आपका कौन सा बच्चा, ये है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क है। बीच वाला भाग जो है ये क्या है, ये बीच वाला भाग जो है ये है मध्य मस्तिष्क। और सबसे पिछला भाग जो है ये क्या हो जाता है, ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन होता है। तो तीन भाग हो जाते हैं आपके ब्रेन के। पहला कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। बांटते हैं इसको, ठीक है, इसको बांटते हैं हम लोग और समझते हैं कि ये कौन कौन से तीन भाग हैं। तो पहला हमारे पास क्या है बच्चा, अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। अब ये जो अग्र मस्तिष्क होता है आपका, फोर ब्रेन होता है, इसको प्रोसेनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका टेक्निकल नाम क्या है, प्रोसेनसेफेलॉन, सेफेलॉन, प्रोसेनसेफेलॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, या फिर इसका नाम क्या हो गया, प्रोसेनसेफेलॉन, ठीक है। तो प्रोसेनसेफेलॉन या फिर ये क्या हो गया आपके पास, अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो मध्य मस्तिष्क है इसका भी टेक्निकल नाम है, इसको मेसेनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चा, मेसेनसेफेलॉन। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेसेनसेफेलॉन। इसका टेक्निकल नाम याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है। तो टेक्निकल नाम जो इसके साथ दूसरा बता रहा हूं, बोलचाल में तो अग्र, मध्य और पश्च कह देते हैं, लेकिन कई बार पेपर में इसके टेक्निकल नाम पूछ लिया जाते हैं। प्रोसेनसेफेलॉन कौन सा होता है, मेसेनसेफेलॉन कौन सा होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी जो मैं इसका टेक्निकल नाम आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क को क्या मैंने कहा कि अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है प्रोसेनसेफेलॉन, फिर हो गया मध्य मस्तिष्क जो कि हो गया मेसेनसेफेलॉन, और तीसरा हो जाता है पश्च मस्तिष्क जिसको रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जिसको रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है, रोम्बेनसेफेलॉन। क्लियर, क्लियर है यहां पर। चलिए तो यहां पर ये तीन भाग हो गए बच्चे आपके ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बारी बारी से हर एक को लेना है और उसको समझना है। तो सबसे पहले किसके विषय में बात करेंगे, अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, प्रोसेनसेफेलॉन के विषय में बात करेंगे बच्चा। तो बात समझते हैं अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को समझते हैं, फोर ब्रेन को, ठीक है। ये जो अग्र मस्तिष्क आपका होता है, इस अग्र मस्तिष्क को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, अग्र मस्तिष्क को, इसके दो भाग कौन से हो जाते हैं। पहला जो भाग है इसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम अलग है, ये बोला जाता है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और जो इसका दूसरा भाग होता है इसको हम लोग डायनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, डायनसेफेलॉन, ठीक है, डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। पहला भाग कहला रहा है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, और दूसरा कहला रहा है डायनसेफेलॉन, ठीक है।
क्लियर। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि अब किसके विषय में बात करेंगे, अब बात करेंगे प्रमस्तिष्क के बारे में। अगर मस्तिष्क के अंदर किसके विषय में बात करेंगे, सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे, प्रमस्तिष्क के विषय में बात करेंगे। आनंद कपूर जी, इसके दो ही भाग हो जाते हैं। डाइएनसेफेलॉन जो होता है इसके 3 भाग हो जाते हैं। डाइएनसेफेलॉन जो होता है इसके 3 भाग हो जाते हैं। एपीथैलामस हो जाता है, थैलामस हो जाता है और हाइपोथैलामस हो जाता है बच्चा। तो वो डाइएनसेफेलॉन के भाग है। अभी मैं उसके विषय में भी आपसे बात कर लूंगा। 3 पार्ट्स अग्र मस्तिष्क में नहीं होते हैं। अग्र मस्तिष्क में 2 ही भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है सेरिब्रम और दूसरा हो जाता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन में 3 भाग हो जाते हैं, एपीथैलामस, थैलामस और हाइपोथैलामस। ठीक है बच्चा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क की, सेरिब्रम की। 2/3 भाग, 2/3 पार्ट कौन बनाता है, प्रमस्तिष्क बनाता है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है भैया ये। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान में रखा कीजिएगा। बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये, सबसे बड़ा भाग होता है ये, बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। संपूर्ण मस्तिष्क का क्या हो जाता है, लगभग 2/3 हो जाता है। ठीक है, यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा होता है, ठीक है। इट इज 2/3 पार्ट ऑफ आवर होल ब्रेन, इट इज 2/3 पार्ट ऑफ आवर होल ब्रेन। तो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना, 2/3 हिस्सा जो होता है बच्चा, ये 2/3 हिस्सा कौन हो जाता है, ये क्या कहलाता है आपको, सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान में रखा कीजिए, ये जो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है, ये 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इन भागों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नाम से जानते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखा कीजिए, यह 2 भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज कॉल्ड सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इट इज divided into 2 parts which is called cerebrum hemisphere। किस नाम से जाना जाता है इसको, सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो 2 भागों में बटा हुआ होता है, जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहलाता है। ध्यान में रखा कीजिए इस चीज को। ठीक है, अब ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, इसलिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहते हैं। तो कई बार पेपर में ये सवाल पूछा गया हुआ है कि सेंटर ऑफ विजडम कौन कहलाता है। तो सेंटर ऑफ विजडम, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसे बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। इट इज कॉल्ड
सेंटर ऑफ विजडम, कॉल्ड सेंटर ऑफ विजडम। ठीक है, और भी इसके कई सारे कार्य हैं, कई सारे, जैसे कि प्रेम, क्षमा, घृणा, किसी कार्य के को करने के प्रति जो मोटिवेशन मिलता है, किसी कार्य के प्रति जो विरक्ति मिलती है, इन सभी प्रक्रियाओं को कहाँ पर किया जाता है, सेरिब्रम के अंदर किया जाता है। साथ ही साथ जो आपकी मेमोरी बनाई जाती है चीज़ों को, जो आपकी मेमोरी स्टॉक करके रखी जाती है, ये कहाँ पर रखी जाती है, सेरिब्रम के अंदर रखी जाती है। तो अभी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, प्रमस्तिष्क कंटिन्यू रहेगी। इसके विषय में कुछ और बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज का जो क्लास है, इस क्लास का समय हो गया हुआ है समाप्त। तो बाकी की जो बातें हैं प्रमस्तिष्क के विषय में, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे बाकी के बचे हुए जो सारी बातें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे बच्चे, समय जो है वो समाप्त हो गया हुआ है। तो इससे आगे की चर्चा जो है वो कल की क्लास में करेंगे। आप सभी लोग इसको रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको रिवीजन करके आइएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।